साल का वो समय जब बोनस की बात होती है। लाखों कर्मचारियों को इसका इंतजार रहता है। लेकिन जरा एक मिनट रुकिए, ये जो बोनस है ये कंपनी का दिया हुआ कोई तोहफा है या फिर ये मेहनत का एक कानूनी हक है? चलिए आज इसी बड़े सवाल की तह तक चलते हैं। पता है, इसी एक सवाल ने भारत में कर्मचारियों के अधिकारों की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। सालों साल तक बोनस बस मालिक की मर्जी पर टिका एक इनाम था। मतलब मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन फिर एक ऐसा कानून आया जिसने सब कुछ पलट दिया, और वो कानून था पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। इसने पूरी सोच को ही बदल दिया। जो बोनस पहले कंपनी की सद्भावना पर निर्भर था, मतलब एक तोहफा था, वो अब एक अनिवार्य, एक मैंडेटरी कानूनी जिम्मेदारी बन गया। सोचिए, अनिश्चितता से सीधे निश्चितता की ओर कितनी जबरदस्त छलांग थी ये। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस कानून की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, ये बदलाव कोई रातों रात तो हुआ नहीं। तो चलिए उस सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे बोनस एक तोहफे से एक पक्का कानूनी हक बन गया। इसकी कहानी 1917 में शुरू हुई, जब पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान कपड़ा मिलों ने एक वॉर बोनस दिया। इसके बाद तो दशकों तक विवाद चलते रहे, जिन्हें सुलझाने के लिए 1950 में फुल बेंच फॉर्मूला भी आया। लेकिन जो असली मोड़ था ना, वो आया 1961 के बोनस आयोग की सिफारिशों के बाद, जब 1965 में ये ऐतिहासिक कानून पास हुआ। और इस पूरे कानून के पीछे की जो फिलॉसफी है ना, वो सुप्रीम कोर्ट की इस एक लाइन में छिपी है। बोनस एक स्थगित वेतन है। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि ये कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, ये कमाई का ही एक हिस्सा है जो बस बाद में मिल रहा है। ये कोई दान नहीं है, बल्कि मेहनत का फल है। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि भाई बोनस पाने का हकदार आखिर है कौन? अच्छी बात यह है कि कानून के नियम इस बारे में बिल्कुल साफ हैं। पात्रता का जो सबसे बड़ा नियम है ना, वो इस एक नंबर के इर्द गिर्द घूमता है, 21,000 रुपए। अगर किसी की मासिक सैलरी, मतलब बेसिक प्लस महंगाई भत्ता मिलाकर 21,000 रुपए या उससे कम है, तो वो कानूनी तौर पर बोनस का हकदार है। तो देखा जाए तो पात्रता के बस दो सीधे साधे नियम हैं। पहला, सैलरी 21,000 के लिमिट के अंदर हो, और दूसरा, उस साल में कम से कम 30 दिन काम किया हो। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो गई तो फिर बोनस मिलना एक कानूनी हक है। बात खत्म। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ एक पेंच है। कानून में कुछ ऐसी परिस्थितियां भी बताई गई हैं जहां एक योग्य कर्मचारी भी अपना बोनस पाने का हक खो सकता है। देखिए, ऐसा तब होता है जब किसी कर्मचारी को धोखाधड़ी, ऑफिस में हिंसा या चोरी जैसे किसी गंभीर आरोप में नौकरी से निकाला जाता है। ऐसे में वो उस साल का बोनस खो देता है। और एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये सिर्फ बहुत ही गंभीर दुर्व्यवहार के मामलों पर लागू होता है, छोटी मोटी गलतियों पर नहीं। ठीक है, तो पात्रता तो साफ हो गई। अब सवाल यह है कि बोनस की रकम आखिर तय कैसे होती है? तो इसका जवाब एक तय फॉर्मूला में छिपा है, जो कंपनी के मुनाफे से एक बोनस पूल तैयार करता है। इसे ना 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहले कंपनी का कुल मुनाफा लिया जाता है, फिर उसमें से टैक्स और दूसरे जरूरी खर्चे घटाए जाते हैं, जिससे अवेलेबल सरप्लस या कह लें कि असली मुनाफा सामने आता है। अब इस असली मुनाफे का एक तय हिस्सा, लगभग 67% अलग निकाल लिया जाता है, और बस यही रकम कर्मचारियों का बोनस पूल बन जाती है। इसी को कहते हैं आवंटन योग्य अधिशेष या एलोकेबल सरप्लस। ये वो कानूनी रकम है जिसे कंपनी को बोनस के तौर पर बांटना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है। इसी पूल से हर एक योग्य कर्मचारी को उसका हिस्सा मिलता है। चलिए अब आते हैं इस कानून के सबसे जरूरी आंकड़ों पर, जो हर कर्मचारी को मालूम होने ही चाहिए। न्यूनतम और अधिकतम बोनस की दरें क्या हैं? तो देखिए, कानून ने बोनस के लिए एक न्यूनतम और अधिकतम सीमा तय कर दी है। किसी भी कर्मचारी का बोनस उसके सालाना वेतन का कम से कम 8.33% होगा, और ज्यादा से ज्यादा ये 20% तक जा सकता है। और यहाँ सबसे जरूरी बात आती है, ये जो 8.33% का मिनिमम बोनस है ना, ये एक गारंटी है। मतलब कंपनी को उस साल चाहे फायदा हो या नुकसान, उसे ये मिनिमम बोनस तो देना ही पड़ेगा। कानून इसे एक तरह का कर्ज मानता है, जिसका भुगतान करना ही करना है। अब देखिए, कानून में अच्छे और बुरे सालों को संभालने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट बैंकिंग जैसा सिस्टम है। जिस साल मुनाफा बम्पर होता है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा होता है ना, उसे सेट ऑन के तौर पर अगले 4 सालों के लिए जमा कर लिया जाता है। और जिस साल मुनाफा कम हो, तो कंपनी उसी जमा पैसे का इस्तेमाल करके मिनिमम बोनस देती है। इसे सेट ऑफ कहते हैं। ये एक तरह से पेमेंट को स्टेबल रखने का बहुत बढ़िया तरीका है। तो ये तो थी 1965 के कानून की कहानी, लेकिन आज के दौर में ये कितना प्रासंगिक है? आइए इस कहानी के आखिरी पड़ाव में देखते हैं कि इसका भविष्य क्या है। देखिए, हाल ही में पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 को 3 और लेबर कानूनों के साथ मिलाकर एक नई वेतन संहिता 2019 या कोड ऑन वेजेस में शामिल कर दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि पुराना एक्ट अब खत्म हो चुका है और उसके सारे नियम अब इस नई बड़ी संहिता का हिस्सा बन गए हैं।
तो इस नए कोड में क्या बदला है और क्या वही है? अच्छी खबर तो ये है कि बोनस का जो मूल फॉर्मूला है, यानी वो 8.33 से 20% वाली रेंज, वो बिल्कुल वैसी ही है। लेकिन दो बड़े बदलाव हुए हैं। एक, अब यौन उत्पीड़न के लिए दोषी पाए जाने पर भी बोनस का हक खत्म हो जाएगा, और दूसरा, कानून न मानने पर जो जुर्माना है उसे बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो इस पूरे बदलाव का निचोड़ बस इतना सा है कि कानून की जो आत्मा है, यानी बोनस को कर्मचारियों का अधिकार मानना, वो मिनिमम गारंटी देना और मुनाफे में हिस्सेदारी का सिद्धांत, ये सब कुछ नई संहिता में भी पूरी तरह सुरक्षित है। नींव अभी भी मजबूत है। और अंत में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, आज जब स्टार्टअप्स और गिग इकोनॉमी काम करने का तरीका ही बदल रहे हैं, तो समृद्धि में हिस्सेदारी के इस मूल विचार को हम आज के दौर में कैसे लागू कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर खोजना होगा। Today, we're jumping into one of the most important and maybe misunderstood labor laws in India, the Payment of Bonus Act of 1965. And look, this isn't just about getting a little extra cash at the end of the year. This is about a fundamental right that literally affects millions of employees. So let's get right into it. So let's kick things off with a big question. That annual bonus you might be getting, is it just a nice, generous gift from your company? Or is it something you're actually legally entitled to? The answer, well, it really changes how you think about your paycheck. The entire idea behind this law comes down to this really powerful concept, a deferred wage. See, the Supreme Court of India made it super clear. A bonus is not a gift, it's not goodwill. It's a part of the salary that you have already earned, it's just being paid out to you a little later. It's basically money you're owed. Now, you might be thinking, okay, but this law is from 1965. Is it even still a thing? And the answer is a big yes. While the original act itself is gone, its heart and soul, all the important rules and formulas, have been folded right into the new code on wages. So yeah, understanding this is more important than ever for knowing your rights today. Alright, so here's our game plan. We're going to start by really cementing this idea that a bonus is your right. Then, we'll get into the nitty-gritty. Who actually gets it? How it's calculated, the minimum and maximum you can expect, and finally, what it all looks like under the new code on wages. Okay, so this is the absolute core of it all. The 1965 Act basically took the whole idea of a bonus, which used to be this random, unpredictable gift, and turned it into a legal requirement. It was a total game changer, recognizing that a company's profits come from everyone's hard work, not just the owners. Alright, so who exactly gets this bonus? It's not for everybody. The law is really specific about who qualifies, and, just as important, who can actually be disqualified from getting it. Let's break down exactly what those rules are. So, let's look at the details here. First off, there's a salary cap. Your basic pay plus what's called a dearness allowance has to be 21,000 rupees a month or less. Simple enough. You also have to have worked for at least 30 days in that year. This whole thing applies to companies with 20 or more employees. And yep, even managers are covered if their salary is under that cap. The only real exception? Registered apprentices. Now, on the flip side, you can lose your right to a bonus, but it's only if you get fired for some very specific, serious reasons. Things like fraud, violence at work, or theft. And here's where you can really see the law evolving. The new code on wages adds a fourth, absolutely critical reason, a conviction for sexual harassment. Okay, this is where things can feel a little mathy. But don't worry, stick with me. We are going to totally demystify how a company's big pile of profits gets turned into the actual bonus pool that ends up in your pocket. It's actually a pretty logical four-step process. I want you to think of it like a profit pie. Step 1. The company figures out its gross profit. Then, for step 2, they take out a slice for necessary costs, like taxes, to find what's called the available surplus. Now here's the key, step 3. The law says a specific chunk of that
the allocable surplus, has to be set aside just for bonuses. And that final piece is the pie that gets divided among all the employees. So just how big is that piece of the pie we're talking about? Well, the law is super specific. For most companies, it's 67% of that available surplus. For banks and a few others, it's 60%. And that's not a suggestion, folks. That is a fixed legal formula. Okay, that system sounds great for a normal average year. But what happens when a company has a massive, record-breaking profit year? Or, on the other hand, a really, really tough year with losses? Well, the law actually has a very clever way of handling that. It's called set on and set off. And you can pretty much think of it like a 4-year savings account for bonus money. It's designed to smooth out all the ups and downs of business, to make sure bonus payments stay a lot more stable and predictable for employees. So here's how it works. In a fantastic year, if there's more bonus money than needed to pay everyone the maximum, that extra cash gets set on. It's banked for the future. Then, in a bad year, if there isn't even enough profit to pay the minimum bonus, the company has to set off that shortfall, either by dipping into that savings account or just paying it out of their own pocket. Okay, so we've figured out who gets a bonus and how that big pool of money gets created. Now, let's talk about the actual payout. What percentage of your salary can you really expect? The law sets a very, very clear floor and a ceiling. The range is set between 8.33% and 20% of your annual salary. But the difference between them is huge. That minimum, it's a statutory debt. The company owes it to you, no matter what, even if they lost money. The maximum, that's your share in the company's success, paid right out of the profits. Let's just pause on that for a second. 8.33%. This is the absolute floor. It is not optional. An employer is legally required to pay this amount, which honestly makes it one of the strongest protections for workers in this entire law. And then you've got the ceiling, 20%. This is the part of the law that really makes sure that when a company does well, the employees who made that success happen get a direct piece of the reward. It is profit sharing in action. Now, here is a really important little rule that keeps the whole system fair. Even if you earn up to that 21,000 rupee eligibility limit, your bonus isn't actually calculated on your full salary. It's calculated on a maximum of 7,000 rupees a month or the state's minimum wage if that's higher. And this is to stop the higher paid employees from taking up a giant unfair slice of the bonus pie. And finally, let's look to the future. Because like we said at the beginning, this 1965 Act has evolved. Its spirit, its rules, they're all alive and well, completely folded into India's new, modern labor laws. This timeline really tells the story, doesn't it? It all started back in '65, establishing the bonus as a right. Then, a huge step in 1980, making that minimum bonus permanent. Fast forward to 2015, where they raised the salary limit, making way more people eligible. And now its core ideas are protected for a whole new generation inside the new Code on Wages. So, to wrap it all up, what are the absolute must-remember points? 1. Your statutory bonus is a legal right, not a friendly gift. 2. There's a guaranteed minimum of 8.33%, even if the company had a bad year. 3. If you earn $21,000 a month or less, you're probably eligible. And finally, all of these protections live on in the new Code on Wages. It's all about making sure you get a share of the prosperity you help create. And all of this leaves us with one last big question to think about. This law was built for a very different world of work. As we move deeper into a future of gig workers, remote teams, and totally new ways of working, does this idea of a legally required profit-sharing bonus still fit, or does it need to evolve all over again?
दिवाली का समय याद है जब नौकरी करने वालों के लिए साल का सबसे बड़ा सवाल होता है इस बार बोनस कितना मिलेगा? हाँ, बिल्कुल। ये बोनस जो कभी कभी 13वीं तनख्वाह जैसा लगता है, क्या ये बस कंपनी की मेहरबानी है या इसके पीछे कोई कानूनी ताकत है? बहुत अच्छा सवाल है। आज हम इसी की तह तक जाएंगे और भारत के एक बहुत ही दिलचस्प कानून की परतें खोलेंगे। बोनस भुगतान अधिनियम 1965। जी। हमारे पास इससे जुड़े कई कानूनी विश्लेषण और रिसर्च रिपोर्ट हैं और हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे कर्मचारियों को मिलने वाला बोनस एक तोहफे से एक पक्के कानूनी अधिकार में बदल गया। बिल्कुल सही पकड़ा। इस कानून का सबसे बड़ा काम यही था कि इसने बोनस का मतलब ही बदल दिया। अच्छा, जो चीज पहले कंपनी की मर्जी पर दी जाने वाली एक्स ग्राशिया या मतलब स्वैच्छिक पेमेंट मानी जाती थी, उसे इस कानून ने कर्मचारियों का अधिकार बना दिया। अधिकार? हाँ, कानून की भाषा में इसे आस्थगित वेतन यानी डिफर्ड वेज कहा गया। मतलब वेतन का ही एक हिस्सा। हाँ बिल्कुल, मतलब ये कि ये वेतन का ही एक हिस्सा है जो आपको बाद में मिलता है। और भले ही आज 2026 में 1965 का ये कानून खत्म हो गया है, हाँ, ये निरस्त हो चुका है जी, लेकिन इसकी पूरी आत्मा और इसके सारे नियम नए कोड ऑन वेजेस 2019 में शामिल कर लिए गए हैं, इसलिए इसे समझना आज भी उतना ही जरूरी है। इसकी कहानी की शुरुआत भी बड़ी दिलचस्प है। मैंने पढ़ा कि इसका जन्म लड़ाई के मैदान से हुआ था। हाँ, मतलब पहले विश्व युद्ध के दौरान। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है लेकिन सच यही है। 1917 में पहले विश्व युद्ध के कारण महंगाई आसमान छू रही थी। तब मुंबई और अहमदाबाद की कपड़ा मिलों ने अपने कर्मचारियों को राहत देने के लिए उनके वेतन का 10% अतिरिक्त देना शुरू किया। इसे वॉर बोनस का नाम दिया गया। वॉर बोनस? जी, ये पूरी तरह से एक अस्थायी व्यवस्था थी, लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ और मिल मालिकों ने इसे बंद करने की कोशिश की तो मजदूरों ने इसे अपना हक मान लिया था। और फिर क्या हुआ? जाहिर है उन्होंने इसे आसानी से जाने नहीं दिया होगा। बिल्कुल नहीं। पूरे देश में खासकर औद्योगिक शहरों में हड़तालें शुरू हो गईं। माहौल इतना बिगड़ गया कि सरकार को दखल देना पड़ा। अच्छा। इसी उथल पुथल से ये एहसास हुआ कि बोनस के लिए एक स्थायी और कानूनी ढांचा होना चाहिए। ओके। पहले तो अदालतों ने 1950s में एक फुल बेंच फॉर्मूला बनाया जो मुनाफे के हिसाब किताब पर आधारित था, लेकिन वो बहुत जटिल था। आखिरकार 1961 में सरकार ने एक बोनस कमीशन बनाया और उसी कमीशन की सिफारिशों पर 1965 में ये ऐतिहासिक कानून बना। अच्छा, तो कानून बना और सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मतलब मालिकों ने इसे आसानी से स्वीकार नहीं किया। आपने सही समझा। कानून बनते ही इसे जालान ट्रेडिंग कंपनी बना मिल मजदूर सभा मामले में चुनौती दी गई। मालिकों का तर्क बहुत सीधा था। उन्होंने कहा कि कानून की धारा 10 जो कहती है कि कंपनी को घाटा होने पर भी न्यूनतम बोनस देना होगा, ये हमारे व्यापार करने के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। कि कोई हमें घाटे में पैसा बांटने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है। बिल्कुल, उनका यही तर्क था। ये तो बहुत जायज तर्क लगता है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? यहीं पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक दूरगामी फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि ये कानून व्यापार पर एक उचित प्रतिबंध है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। ओके। उन्होंने कहा कि न्यूनतम बोनस देना सिर्फ पैसा बांटना नहीं है, ये एक सामाजिक कल्याण का उपाय है। सामाजिक कल्याण? हाँ, इसका मकसद देश में औद्योगिक शांति बनाए रखना है। अगर कर्मचारी खुश रहेंगे तो हड़तालें कम होंगी और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इस एक फैसले ने बोनस को कंपनी की मर्जी से निकालकर एक कानूनी कर्ज, एक स्टैट्यूटरी डेट बना दिया। एक कर्ज? जी, मतलब चाहे मुनाफा हो या घाटा, ये कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा। तो इसी फैसले ने बोनस एक अधिकार है वाली बात पर कानूनी मोहर लगा दी, भले ही कंपनी को मुनाफा हो या ना हो। बिल्कुल। ये तो साफ हो गया कि बोनस देना जरूरी है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये अधिकार असल में है किसका? क्या हर कर्मचारी इसके दायरे में आता है? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, ये हर किसी के लिए नहीं है। अच्छा। इसके लिए 2 मुख्य शर्तें हैं। पहली, कर्मचारी का वेतन 21,000 रुपए प्रति माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 21,000? जी, और इस वेतन में सिर्फ बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता यानी डीए ही गिना जाता है। ओके। दूसरी शर्त यह है कि कर्मचारी ने उस साल कंपनी में कम से कम 30 दिन काम किए हों। ये 21,000 रुपए की सीमा थोड़ी अजीब लगती है। क्या इसके पीछे कोई खास तर्क था और क्या ये सीमा हमेशा से इतनी रही है? नहीं, ये समय के साथ बढ़ी है। जब कानून बना था तब ये बहुत कम थी। सरकार समय समय पर महंगाई और वेतन वृद्धि को देखते हुए इस सीमा को बढ़ाती रहती है। आखिरी बार इसे 2015 में बढ़ाया गया था। अच्छा। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि कानून का फायदा उन कर्मचारियों को मिले जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, न कि बहुत ज्यादा वेतन पाने वाले अधिकारियों को। सही बात है। और एक दिलचस्प बात यह है कि इस दायरे में सिर्फ फुल टाइम कर्मचारी ही नहीं, बल्कि मैनेजर, पार्ट टाइम और यहाँ तक कि मौसमी कर्मचारी भी आते हैं अगर वे ये शर्तें पूरी करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं उस मशहूर फॉर्मूले पर, न्यूनतम 8.33% और अधिकतम 20%। इसमें ये 8.33% का आंकड़ा बहुत खास लगता है। ये इस कानून की आत्मा है। 8.33% का मतलब है साल के 12 महीनों में से 1 महीने का वेतन। अच्छा,
तो ये 13वीं तनख्वाह वाली बात यहीं से आती है। हाँ बिल्कुल, यह इस विचार पर आधारित है कि कर्मचारी को साल में कम से कम 13 महीने का वेतन मिलना चाहिए, और जैसा हमने पहले बात की, यह न्यूनतम बोनस कंपनी को तब भी देना पड़ता है जब उसे घाटा हो रहा हो। यह एक तरह का सामाजिक सुरक्षा कवच है। लेकिन क्या इससे छोटी कंपनियों या स्टार्टअप्स पर बहुत ज्यादा बोझ नहीं पड़ता, खासकर जब वे शुरुआत में घाटे में चल रहे हों? क्या इस पर कभी बहस हुई? यह बहस हमेशा से होती आई है, लेकिन कानून बनाने वालों ने इसमें भी एक संतुलन बनाने की कोशिश की है। अच्छा, यहीं पर एक और जरूरी नियम आता है, गणना की सीमा या कैलकुलेशन सीलिंग, जो कानून की धारा 12 में है। ओके। ये नियम थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसे थोड़ा आसान करके समझाइए। जरूर। नियम यह है कि अगर किसी कर्मचारी का वेतन 7,000 रुपए प्रति माह या उस राज्य में उस उद्योग के लिए तय न्यूनतम वेतन, मिनिमम वेज, हाँ मिनिमम वेज, उससे ज्यादा है, तो उसके बोनस की गणना उसके पूरे वेतन पर नहीं होगी। तो फिर किस पर होगी? बल्कि बोनस की गणना 7,000 रुपए या उस न्यूनतम वेतन, इन दोनों में से जो भी राशि ज्यादा हो उस पर की जाएगी। अच्छा। इसका मकसद ये है कि ज्यादा वेतन पाने वाले कर्मचारी बोनस का एक बड़ा हिस्सा न ले जाएं और कम वेतन वालों के लिए भी पर्याप्त पैसा बचे। अच्छा, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दिल्ली में कर्मचारी की सैलरी 18,000 रुपए प्रति माह है, और मान लेते हैं कि दिल्ली में उस उद्योग के लिए न्यूनतम वेतन 16,000 रुपए है, तो क्या होगा? बहुत अच्छा उदाहरण है। यहाँ हम 7,000 रुपए और न्यूनतम वेतन यानी 16,000 रुपए की तुलना करेंगे। ठीक है। इन दोनों में से 16,000 रुपए ज्यादा है। हाँ। तो उस कर्मचारी के बोनस की गणना उसकी असली सैलरी यानी 18,000 रुपए पर नहीं, बल्कि 16,000 रुपए पर की जाएगी। ओके। अगर 10% बोनस तय होता है तो उसे 1800 नहीं बल्कि 1600 रुपए प्रति माह के हिसाब से बोनस मिलेगा। ये दिखाता है कि कानून का असर हर राज्य में अलग अलग होता है, क्योंकि न्यूनतम वेतन हर जगह अलग है। बिल्कुल सही। तो कानून ऊंची सैलरी वाले कर्मचारियों को संतुलित करता है, लेकिन उस सवाल पर वापस आते हैं कि कंपनियों के उतार चढ़ाव का क्या कानून इस बात का भी ध्यान रखता है कि व्यापार हमेशा एक जैसा नहीं चलता? बिल्कुल, और इसके लिए इस कानून में एक बहुत ही चतुर और दूरदर्शी प्रणाली बनाई गई है। क्या है वो? जिसे सेट ऑन और सेट ऑफ कहते हैं। ये उस समय के हिसाब से एक बहुत ही अनोखी सोच थी। उन्होंने मान लिया था कि व्यापार में अच्छे और बुरे साल आते रहते हैं। Okay. ये सिस्टम उसी हकीकत को ध्यान में रखकर बनाया गया था। ये सुनने में किसी बैंकिंग सिस्टम जैसा लग रहा है। ये काम कैसे करता है? आप इसे एक तरह का बोनस बैंक समझ सकते हैं। बोनस बैंक? हाँ, सबसे पहले ये समझना होगा कि बोनस एलोकेबल सरप्लस से दिया जाता है। एलोकेबल सरप्लस? आसान भाषा में कहें तो ये कंपनी का वो मुनाफा है जो सारे खर्चे और टैक्स निकालने के बाद खास तौर पर बोनस बांटने के लिए अलग रखा जाता है। ठीक है। अब मान लीजिए एक साल कंपनी को बम्पर मुनाफा हुआ, उसने अपने कर्मचारियों को कानून के तहत अधिकतम 20% बोनस दे दिया, लेकिन उसके बाद भी एलोकेबल सरप्लस में पैसा बच गया। तो उस बचे हुए पैसे का क्या होगा? वो बचा हुआ पैसा सेट ऑन हो जाएगा, यानी वो कंपनी के बोनस बैंक में अगले 4 सालों के लिए जमा हो जाएगा। अच्छा। अब मान लीजिए अगले साल कंपनी को घाटा हो गया, कानून के हिसाब से उसे न्यूनतम 8.33% बोनस तो देना ही है। हाँ, वो तो देना ही पड़ेगा। तो वो अपनी जेब से पैसा देने के बजाय पिछले साल के सेट ऑफ वाले जमा पैसे से बोनस दे सकती है। ये कंपनी के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। और अगर बोनस बैंक में कोई पैसा जमा ना हो और कंपनी को घाटा हो जाए तब कंपनी को अपनी जेब से न्यूनतम 8.33% बोनस देना होगा। ओके। और इस घाटे की रकम को वो सेट ऑफ के रूप में दर्ज कर लेगी। इसका मतलब है कि भविष्य में जब कंपनी को मुनाफा होगा तो वो पहले इस सेट ऑफ वाले घाटे की भरपाई करेगी और उसके बाद बचे हुए मुनाफे पर बोनस की गणना करेगी। ये प्रणाली दोनों पक्षों के लिए एक संतुलन बनाती है। ये तो वाकई बहुत स्मार्ट सिस्टम है। पर क्या कोई ऐसी भी स्थिति है जहां एक योग्य कर्मचारी को भी बोनस से वंचित किया जा सकता है? मतलब अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन के क्या नियम है? हाँ, कानून की धारा 9 में इसके बारे में बताया गया है। अच्छा। एक कर्मचारी को बोनस नहीं मिलेगा अगर उसे 3 खास वजहों से नौकरी से निकाला गया हो। कौन सी 3 वजह? पहला, धोखाधड़ी। दूसरा, ऑफिस या फैक्ट्री के अंदर दंगा या मारपीट जैसा हिंसक व्यवहार करना। और तीसरा, चोरी, खपला या कंपनी की संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना। ये तो काफी गंभीर आरोप हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है जो हमारे समाज के बदलते हुए मूल्यों को दिखाता है। वो क्या है? पुराने कानून में बस यही 3 आधार थे, लेकिन नए कोड ऑन वेजेस 2019 में एक चौथा आधार भी जोड़ दिया गया है। अच्छा। अगर किसी कर्मचारी को यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप में दोषी पाए जाने पर नौकरी से निकाला जाता है तो उसे भी उस साल का बोनस नहीं मिलेगा। ये दिखाता है कि कानून कैसे समय के साथ खुद को बदल रहा है। जी। अदालती फैसलों ने भी समय समय पर इस कानून के दायरे को और साफ किया होगा। कोई ऐसा मामला है जो खास तौर पर ध्यान खींचता हो? हाँ, मैनेजमेंट ऑफ वर्थ ट्रस्ट का मामला बहुत दिलचस्प है। वर्थ ट्रस्ट? जी, ये तमिलनाडु में एक चैरिटेबल ट्रस्ट था जो कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास के लिए काम करता था। बहुत ही नेक काम था।
लेकिन साथ ही वो ऑटो पार्ट्स बनाने की एक फैक्ट्री भी चलाते थे जिससे उन्हें आमदनी होती थी। ओके। जब उन पर बोनस देने का मामला आया तो उन्होंने दलील दी कि हम तो एक गैर लाभकारी चैरिटेबल संस्था हैं, हम पर ये कानून लागू नहीं होता। ये तो एक मजबूत दलील लगती है। पहली नजर में तो लगती है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और कोर्ट ने उनकी दलील को खारिज कर दिया। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये नहीं देखेंगे कि आपकी संस्था का अंतिम उद्देश्य क्या है, हम ये देखेंगे कि आपकी गतिविधि का स्वरूप क्या है। ओके। चूंकि आप व्यावसायिक स्तर पर ऑटो पार्ट्स का निर्माण और बिक्री कर रहे हैं, जो कि एक औद्योगिक गतिविधि है, इसलिए आपको अपने कर्मचारियों को बोनस देना ही होगा। इस फैसले ने ये साफ कर दिया कि कानून का सुरक्षा कवच बहुत व्यापक है। जी बिल्कुल। और एक सवाल जो आज के समय में बहुत अहम है, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का क्या? ये हमेशा से एक धुंधला क्षेत्र रहा है। जिम्मेदारी किसकी है, ठेकेदार की या मुख्य कंपनी की? ये दशकों से एक बड़ा कानूनी सवाल रहा है। पुराने 1965 के कानून में इस पर पूरी तरह से स्पष्टता नहीं थी, जिससे बहुत भ्रम होता था। हाँ, ये तो है। लेकिन नए कोड ऑन वेजेस की धारा 40(3) ने इस पर हमेशा के लिए पर्दा डाल दिया है। अच्छा, तो अब क्या स्थिति है? अब ये पूरी तरह साफ है कि अगर ठेकेदार अपने कर्मचारियों को बोनस नहीं देता है तो उसकी अंतिम जिम्मेदारी मुख्य नियोक्ता, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की। जी, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर यानी उस बड़ी कंपनी की होगी जिसके लिए वे काम कर रहे हैं। ये कॉर्पोरेट जगत के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। तो ये नया कोड ऑन वेजेस पुराने कानून का सिर्फ नया संस्करण नहीं है, इसमें कुछ ठोस बदलाव भी हैं। और क्या बदला है? कुछ और महत्वपूर्ण बदलाव हैं, जैसे कानून का पालन न करने पर लगने वाले जुर्माने को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। साथ ही इंस्पेक्टर की भूमिका को बदलकर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कर दिया गया है। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर? हाँ, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, इसका मकसद इंस्पेक्टर राज के डर को कम करना है और एक ऐसा माहौल बनाना है जहां अधिकारी कंपनियों को कानून का पालन करने में मदद करें, न कि सिर्फ गलतियां ढूंढकर सजा दें। अच्छा। तो नया कोड पुराने कानून की आत्मा को बनाए रखते हुए उसे आज के समय के लिए ज्यादा प्रासंगिक बनाने की कोशिश करता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर हम सब कुछ समेटें तो बोनस अधिनियम का असली मतलब क्या निकलता है? इसका असली मतलब ये है कि ये सिर्फ एक अतिरिक्त तनख्वाह का कानून नहीं है। ये एक ऐसा कानूनी ढांचा है जो पूंजी और श्रम यानी मालिकों और कर्मचारियों के हितों के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। ये औद्योगिक शांति को बढ़ावा देता है और कर्मचारियों को एक सामाजिक सुरक्षा कवच देता है, ये मानते हुए कि वे भी कंपनी की समृद्धि में भागीदार हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसा हमने शुरू में कहा था, इसने बोनस को एक तोहफे से एक अधिकार में बदल दिया। बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा सार है। बोनस दान नहीं, अधिकार। ये एक आस्थगित वेतन है। इसके सिद्धांत इतनी मजबूत और सफल साबित हुए कि वे लगभग 60 सालों तक टिके रहे और अब भारत के नए श्रम कोड का एक अभिन्न और स्थायी हिस्सा हैं। इस कानून में मुनाफे के बंटवारे का एक तय फॉर्मूला है जिसे हमने समझा, लेकिन इसमें एक और छोटा सा प्रावधान है, उत्पादकता से जुड़ा बोनस का, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस। जी, ये एक समझौता होता है जिसमें बोनस को कंपनी के मुनाफे से नहीं बल्कि कर्मचारियों के उत्पादन या उत्पादकता से जोड़ा जा सकता है। हाँ, ये भी एक विकल्प है। यह हमें सोचने के एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। आज की आधुनिक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में समृद्धि बांटने का बेहतर आधार क्या होना चाहिए? मुनाफा, जिसमें बहुत से बाहरी कारक शामिल होते हैं, या फिर उत्पादकता जो सीधे तौर पर कर्मचारियों के प्रदर्शन से जुड़ी होती है? बहुत ही दिलचस्प सवाल है। भविष्य के लिए कौन सा मॉडल मालिकों और कर्मचारियों के हितों को बेहतर ढंग से एक साथ लाता है?